हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वांग वुइंग को ढूंढते ढूंढते उसके आर्ट गैलरी पहुंच गया था, लेकिन वुइंग वांग का कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो वांग को इग्नोर करके जियांग मिनसन वापस आ गया था। वुइंग के आने के तुरंत बाद ही वांग वहां से अपने कार को लेता है और जियांग मिनसन वापस चलाता है। वांग जब जा रहा था तभी मैडम ने वांग को एक कार की चाबी दिया था और कहा था कि वो इसे ड्राइव करके वुइंग के पास जाए। वुइंग को नहीं पता था कि वांग सिया से मिलकर ही और जियांग मिनसन से ही वो क्या आर्ट गैलरी पे गया था। वुइंग घर पे आके तुरंत अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। वुइंग शावर के नीचे घंटों तक खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि आखिर वांग इतने दिन बाद यहाँ क्यों आया है। कहीं ना कहीं मन ही मन वुइंग चाहता था कि वांग यहाँ वापस आए, लेकिन जब वांग यहाँ आया था तो वुइंग को अपने आप पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सही देख रहा है कि नहीं, और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो वांग से क्या बातें करे। और शायद पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वुइंग अभी तक वांग से नाराज़ था। वुइंग शायद अभी भी पूरा वांग को माफ़ नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वुइंग पूरा डिवास्टेटेड था। वो घंटों तक अपने बॉडी को कोल्ड शावर के नीचे भी छोड़ देता है और डे ड्रीमिंग करता रहता है। फाइनली जब सिया मम्मा मम्मा कह के चिल्लाता है तब वुइंग को होश आता है कि हाँ, उसे अपने बेटी को भी देखने जाना है। इतने में जियांग चैंग और जियांग फैंग में यहाँ पे आ गए थे। जियांग चैंग पहले तो वांग को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन बाद में जियांग चैंग के इस रवैये को लेकर वुइंग ने जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा डांटा था और उसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट किया था, जिसके बाद जियांग चैंग फाइनली समझ गया था और वो अभी वांग के साथ कोई भी फाइट तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो वांग को ऐसे घूर रहा था जैसे वो आंखों से ही वांग को खा जाएगा। लेकिन इससे वांग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। घंटों तक वुइंग नहीं आता देखकर मैडम ने वेसिया को भेज दी है ताकि वो वुइंग को बुला कर लाए। वेसिया वुइंग के हाथों को पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है। वेसिया के साथ आकर सबको विश करता है और फिर चुपचाप अपने टेबल पर बैठ जाता है। वुइंग ने अब तक टेबल पर नहीं देखा था कि वहाँ वांग भी बैठा था। फाइनली मैडम ये सबको डिनर सर्व कर देता है। फिर उसके बाद कुछ लेने के लिए जब वुइंग हाथ बढ़ाता है तब वांग भी उस सूप को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और दोनों के हाथ आपस में टकरा जाता है। वुइंग तब सर उठा के देखता है कि वहाँ वांग बैठा था, जिसकी वजह से वुइंग पूरा चौंक जाता है और उसके हाथों से चम्मच सूप के बोल में गिरता है, जिसके बाद वो सूप पूरे डाइनिंग टेबल पर फैल जाता है। वुइंग तुरंत पैनिक करने लगता है और कहता है आई एम सॉरी। वुइंग को लगा था कि उसने शायद गलत देख लिया है, लेकिन वहाँ सच में वांग था। वांग वुइंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है इट्स ओके। सभी लोग देख रहे थे, वही जियांग चैंग अपने मुट्ठी को कस के बस बैठा था। वैसे कहता उफ मामा, आप भी क्या करते हो, देखा ना खाना गिरा दिया। खाना वेस्ट करना बैड मैनर्स होता है, आप इसी ऐसे कहते हो ना, और आप खुद भी खाना गिरा रहे हो। वुइंग कहता है आई एम सॉरी बच्चा, ये कह के वो साफ करने लगता है। तभी मैडम ने वुइंग के हाथों को पकड़ता है और सर्वेंट को इशारा करता है, जिसके बाद सर्वेंट आके टेबल को साफ कर देती है। वुइंग तब होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वांग सच में वहाँ था। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने अलाउ किया यहाँ आने के लिए। वांग कहता है कि रिलैक्स, लेकिन वुइंग किसी भी तरह से रिलैक्स नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से वांग को डांट रहा था। तभी वुइंग के मदर उसे शांत कराती है और कहता है कि मैंने उसे बुलाया है और वो आज से कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। वुइंग कहता है कि ठीक है, जब आपने उसे बुलाया है तो मेरा अब उसे कुछ बोलने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन हाँ, आपके गेस्ट को ये अच्छे से समझा देना कि वो मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहे। ये कह के वुइंग बिना खाना खा के ही वहाँ से उठकर चला जाता है। वुइंग के इस बिहेवियर से वांग को बहुत ही बुरा लगा था। उसे ऐसा लगा कि उसकी वजह से वुइंग ने खाना भी नहीं खाया। मैडम ने वांग की बातों को समझ गई और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे खाना खिला दूँगी, तुम लोग सब खाओ। सभी लोग डिनर करने के बाद मैडम ने वुइंग के लिए खाना लेकर जाती है वुइंग के रूम में। वुइंग कहती है मामा मुझे नहीं खाना। मैडम कहती है कि क्या तुम अपने मदर से भी गुस्सा हो। वुइंग कहती है कि आपको पता है कि आपने उसे क्यों बुलाया। मैडम कहती है देखो बेटा, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो यहाँ खुद ही आया है। वुइंग कहता है तो फिर आपने उसे इंटर करने क्यों दिया। मैडम कहता है कि मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं, आखिर में सच यही है कि वेसिया वांग की बेटी है और वेसिया को भी तो हक है ना कि वो अपने फादर के साथ रहे। भले ही हम उसे कितना भी प्यार दे ले, भले ही तुम उसे फादर मदर दोनों का ही प्यार दो, लेकिन फादर का कमी हम जानते हैं कि ना तुम ना हम कोई भी हम में से कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। वुइंग कहता है लेकिन वुइंग के मदर कहते हैं कि कुछ नहीं, बस चुपचाप खा लो। वो वुइंग को जैसे जैसे खाना खिला रही थी वैसे वैसे वो वुइंग को समझाती जा रही थी, लेकिन वुइंग कुछ समझ नहीं चाह रहा था। फिर मैडम ने बोला क्या तुम्हें पता है कि वेसिया को पहले से ही पता था कि वांग उसका फादर है। वुइंग पूरा चौंक गया, उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। वो कहता है कि मैंने या फिर किसी ने वेसिया को आज तक नहीं बताया, फिर उसे कैसे पता चला, उसे तो फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस 3 साल की एक छोटी बच्ची है। फादर क्या होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। मदर मैडम कहती है हाँ मुझे पता है कि इसे कोई आइडिया नहीं है।
लेकिन तुम्हें पता है यानली के शादी के दिन उसने मेरी और लुहान की मदर की बातों को सुन लिया था। उस दिन ही उसे पता चल गया था कि वांगजी उसका फादर है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि वो तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती थी, और वो इस वजह से भी वांगजी से नाराज़ थी क्योंकि वांगजी ने उसे नहीं पहचान पाया था। वो बच्ची सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए चुप रह सकती है, अपने फादर से दूर रह सकती है। लेकिन क्या तुम अपने बच्ची की तरफ देख के एक बार के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? विंग के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। विंग चुपचाप अपने सिर को नीचे किए हुए बैठा रहा। विंग और मैडम के बीच और भी कुछ बातें होता है, जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है, भले ही वो यहाँ रह सकता है, लेकिन मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाला। मैडम कहती है कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले लो, लेकिन मेरी बातों को एक बार अच्छे से याद करना और उसे समझने की कोशिश करना, उसके बाद फैसला तुम्हारा होगा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया था एक बार तुम्हें फोर्स करके, इस बार तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान के साथ रह सकते हो, तुम उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर पाते हो, तो ही तुम उसके साथ जाना, वरना नहीं जाना। बाकी वेसिया से हम उसका हक नहीं छीन सकते। वेसिया को उसके फादर के साथ रहने का पूरा हक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे उसके फादर से दूर करते करते हम उसका बचपन ही छीन ले। ये उसके लिए सही नहीं होगा। हम उसके साथ गलत कर रहे थे इतने दिन, अब हम उसकी खुशियों के साथ और ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। उसे अपने फादर के साथ रहने का, उसके साथ खुश होने का, उसके प्यार पाने का पूरा हक है। मेरी बात याद रखना। वही ने हमें सिर हिला दिया और मैडम वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से हमेशा वैसा ही होता है। उस दिन विंग ने बहुत ज़्यादा सोचा था, फिर विंग ने डिसाइड किया था कि भले ही वांगजी वहाँ रहे वेसिया के साथ, अपने फादर्स के सारे ड्यूटीज़ को निभाए, लेकिन विंग वांगजी को इतना जल्दी माफ़ नहीं करने वाला था। उस दिन से वांगजी चियांग मेंशन में ही रह रहा था और वेसिया के साथ टाइम बिता रहा था। लेकिन जब भी वो विंग के साथ थोड़ा बातें करने की कोशिश करता या विंग के साथ टाइम बिताने की कोशिश करता, विंग वांगजी को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता था। वांगजी को ये बुरा तो लगता था, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो अब विंग को मना कर ही रहेगा। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। आज जियांग्स ने अपने एक बहुत बड़े डील को क्रैक करने की खुशी में अपने पेंट हाउस में एक पार्टी रखा था। सभी लोग उस पार्टी में गए थे, वांगजी भी गया था। वांगजी विंग के साथ बातें करना चाहता था, लेकिन इस 1 महीने में विंग ने वांगजी के साथ एक बार भी बातें नहीं किया, जिस वजह से वांगजी बहुत ही ज़्यादा उदास था। वांगजी वेसिया को लेकर कार से उतरता है, लेकिन विंग उसे कुछ नहीं बोलता। वो वांगजी को पास फिराकर वांगजी के बाजू से निकल जाता है। वेसिया उसके फादर से कहता है, क्या मदर अभी भी नाराज़ है? क्या वो आपको नहीं माफ़ करेगी? मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मेरी मदर इतनी ज़्यादा गुस्से वाली है। वांगजी कहती है, ऐसा नहीं है बेबी, तुम्हारी मदर बस कुछ चीज़ों के लिए तुम्हारे फादर से नाराज़ है। तुम्हारी फादर का गलती है इसमें, तुम्हारी मदर का कोई गलती नहीं है। तुम्हारे फादर को उसके ही किए का सज़ा मिल रहा है। वेसिया ने पूछा कि क्या किया था फादर ने? वांगजी ने कहा कि तुम इस बात को समझने के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। हाँ, अभी तुम्हें इस सब बारे में कुछ भी नहीं सोचना, अभी तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, वही बात फादर की, तो फादर मदर को एक दिन ना एक दिन ठीक मना ही लेगा। ये कहकर वांगजी वेसिया के गालों को पिंच करता है और उसे लेकर पार्टी के अंदर चला जाता है। उस पार्टी के अंदर लुहान भी आया हुआ था और विंग हर वक्त लुहान के साथ ही रहा था। वो वांगजी की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। वही विंग के कुछ बिजनेस फ्रेंड्स थे जिनके साथ विंग बातें कर रहा था और उनके साथ मस्ती कर रहा था, जिसको देख के वांगजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांगजी का हार्ट ब्रेक हो रहा था जब वो विंग को देख रहा था। वांगजी बार काउंटर पर आता है और वही बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस ड्रिंक को पीते पीते वांगजी विंग की तरफ देखता है कि विंग के कुछ दोस्त थे। विंग उन लोगों के साथ बातें कर रहा है, उनमें से एक तो अल्फा भी था। वांगजी को पता है कि उसने एक बार उस दोस्त को उसके शादी में देखा था। उसका नाम वेनिंग था। वेनिंग एक अल्फा था और वेनिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक कर बातें कर रहा था, जिसके बाद वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों में पकड़ा हुआ उस ग्लास को तोड़ देता है। उस ग्लास के कुछ टुकड़े वांगजी के हाथों पर लग जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस विंग को देख रहा था। दूसरी तरफ विंग था जो कि वांगजी को दिखा कर वांगजी को चलाकर वो सब और भी ज़्यादा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांगजी इतना गुस्सा हो जाएगा। उस बात पे गुस्सा होकर वांगजी इतना ज़्यादा ड्रंक करता है कि वो पूरा ड्रंक हो जाता है। वो बार काउंटर से उठ के पार्टी की तरफ चला जाता है। वो जाके वहाँ वेनिंग के कॉलर को पकड़ता है और उसे विंग से दूर करता है। वांगजी ने वहाँ पर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया था। जियांग विंग के पास आकर कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, अपने एक हस्बैंड को संभालो और उसे लेकर जाओ यहाँ से। वो कहता है कि भला मैं उसे कैसे संभालूँ? वेंजिंग कहती है कि हमें नहीं पता, तुम्हारा एक हस्बैंड है ना, तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये कह के उन्होंने विंग को
वांग जी को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। विंग को नहीं समझ रहा था कि वो वांग जी को कहाँ ले जाए। फाइनली वो वांग जी को वहाँ से घसीटते हुए एक कमरे में लेकर आता है। वहाँ आने के बाद वांग जी शायद थोड़ा सा सवर हो चुका था। वो विंग के पैरों में गिरता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो फिर से अपने सारी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और विंग से कहता है कि वो बस वांग जी को एक चांस दे दे। अगर उसके बाद भी विंग को लगा कि वांग जी उसके लिए सही नहीं है तो वो वांग जी को छोड़कर जा सकता है। वांग जी फिर दोबारा कभी उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर विंग आएगा तो वांग जी वेसिया को भी छोड़ देगा और वो विंग को वेसिया के साथ भी रहने देगा। वो फिर विंग और ओसिया से कभी नहीं मिलेगा। वांग जी इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि वांग जी को देखकर विंग को भी बुरा लग रहा था। भले ही फास्ट में वांग जी ने विंग के साथ जो कुछ भी किया था, लेकिन इन 1 महीने में विंग ने वांग जी के सारे एफर्ट्स को देखा था कि कैसे वो वेसिया और विंग के सारे खाने पीने सोने का सारा ख्याल रखता था। उन लोगों के लिए हर वो चीज़ करता था जिससे कि वो लोग खुश हो जाए। वांग जी बस विंग और वेसिया के फेस पे एक स्माइल लाने के लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था। विंग ये सभी बातें सोचता है और वांग जी को वहाँ से उठाता है। वांग जी विंग को कस के गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ बेबी, एक बार वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर उसके बाद तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज़ एक बार एक चांस दो मुझे। अगर तुम मुझे एक भी चांस नहीं दोगे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। मैं पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में जीता रहूँगा कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। विंग वांग जी की बातों को समझ रहा था कि वांग जी के ऊपर क्या बीत रहा था। वांग जी फिर विंग को गले लगाता है और उसे शांत करता है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे एक चांस देने के लिए तैयार हो? विंग वांग जी से कहता है, हाँ मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुमने दोबारा मेरे साथ धोखा करने की कोशिश किया तो इस बार मैं तुम्हारे खुद अपने हाथों से तुम्हारा जान ले लूँगा। लाल वांग जी विंग के बातों से वांग जी इतना ज़्यादा खुश था कि उसने विंग को टाइट से गले लगा लिया और उसे अपना सीने में छुपा लिया। विंग कहता है, अरे क्या कर रहे हो, मुझे सांस तो लेने दो। लेकिन वांग जी इस बात से इतना खुश था कि विंग उसे एक चांस देने के लिए तैयार है। वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर विंग वांग जी को वाटर देता है पीने के लिए। वांग जी उस पानी को पीता है और विंग से कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। विंग वांग जी को सुलाकर पार्टी में वापस जाना चाहता था, लेकिन वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा था। जिसके बाद विंग भी थक कर वांग जी के पास सो गया था। उसे पता था कि उसके फैमिली मेम्बर सारे हैं जो कि उसके बेटी का ख्याल रख लेगी, इसीलिए विंग को वैसा का कोई भी चिंता नहीं था। खुद भी वांग जी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता था, इसलिए वो वांग जी के पास ही लेट जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 2 साल बाद में जाता है। वांग जी वेसिया को स्कूल से वापस लेकर आया था। वेसिया घर पे पहुंचते ही मादर मादर ग्रैंडमा करके चिल्लाता है। उसके ग्रैंडमा आके कहता है कि क्या हुआ, मेरी प्रिंसेस को इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? वेसिया ने कहा कि वेसिया ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। विंग भी हॉल में बैठा था और टीवी देख रहा था बैठ के। वेसिया की आवाज़ को सुनकर विंग तुरंत वेसिया के पास चला आता है। विंग जैसे जैसे आ रहा था वांग जी की टेंशन बढ़ रहा था। वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहता है कि बेबी क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं चलना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। विंग कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, पूरा दिन बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। ये कह के वो वांग जी को अपने से दूर हटा देता है और वेसिया के पास चला आता है और उसे हक करने लगता है। वेसिया अपने मदर से हक को तोड़कर अपनी मदर के बेली में अपना सिर रखती है और वो सुनने की कोशिश करता है कि बेबी क्या बातें कर रहा है। विंग कहता है कि बेटा बेबी ऐसे नहीं कहेगा, अभी बेबी को पहले बाहर तो आने दो, फिर वो तुम्हारे साथ बातें करेगी। विंग अभी 2 महीने का प्रेग्नेंट था और विंग के बेली बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका था। उन्हें पता चला था कि विंग के अंदर ट्विंस है। उस दिन उस पार्टी में जब विंग ने वांग जी को माफ़ कर दिया था, उसके बाद वो लोग कुछ हफ्ते तक जियांग मेंशन में ही रहते हैं। विंग और वांग जी के बीच धीरे धीरे सब कुछ कंफर्टेबल होने लगा था। फिर वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग को लेकर अपने लैंड मेंशन में वापस आएगा। ऐसा ही करता है। विंग और वांग जी का चाइना अपने पैक वापस आने के बाद लैंड चिलन ने वांग जी को उस पैक का अल्फ़ा और परमानेंट किंग बना दिया था, जिसके बाद विंग भी उस पैक का ओमेगा और क्वीन बन गया था। हमेशा गिल्ट होता था कि जब विंग प्रेग्नेंट था तब वो विंग का और वेसिया का ध्यान नहीं रख पाया था, यहाँ तक कि उसने विंग को सब कुछ अकेले सफ़र करने दिया था। विंग उसे समझाता था कि इसमें वांग जी का कोई गलती नहीं, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं समझता था। विंग भी वांग जी को समझता था कि आखिर वांग जी ये सब बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना था। इसीलिए विंग भी इसे एक बच्चे लेने का डिसाइड करता है और प्लान मुताबिक दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और फाइनली आज विंग ट्विन से प्रेग्नेंट था। वांग जी इस दौरान विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसे अब वांग जी के साथ सफोकेट फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के लिए इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव था। विंग कभी कभी मन में सोचता था कि इससे अच्छा तो यह था कि वो विंग बिना वांग जी के अकेले ही इस बच्चे को संभाल लेता। लेकिन विंग वांग जी के इस एक्साइटमेंट को भी समझ रहा था कि वांग जी को नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे होता है। विंग ने तो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन वांग जी अब नया नया डैड बन रहा था। हालांकि वो पहले से ही एक बच्चे का बाप था, लेकिन उसने उस बच्चे को अपने आंखों के सामने जन्म लेते हुए बड़े होता हुआ नहीं देखा था। वांग जी विंग और अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव था।
डिनर करने के बाद वांग जी वुइंग को अपने रूम में लेकर आ जाता है। वुइंग बेड पर बैठा था और वांग जी वुइंग के पैरों को ऑयल से मसाज कर रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान आजकल वुइंग के हाथ पैर सूज जाता था और वुइंग को बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होता था। पहले वुइंग को कुछ नहीं पता चला था पहली प्रेगनेंसी में, क्योंकि सब कुछ वांग जी झेल रहा था। लेकिन इस बार वुइंग को खुद को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा था। इस वजह से वांग जी वुइंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। वांग जी वुइंग के पैरों को ऑयल से मसाज करके उसके घुटनों में अपना सिर रखकर चुपचाप रहता है। वुइंग को पता चलता है कि वांग जी हर रोज़ की तरफ आज भी रो रहा था, क्योंकि वांग जी भले ही वुइंग और वांग जी के बीच अभी भी सब कुछ ठीक हो गया है और वुइंग ने वांग जी को माफ़ भी कर दिया, लेकिन वांग जी आज भी उस गिल्ट को भुला नहीं पाया था कि उसने वुइंग को क्या किया था और इसकी वजह से वुइंग को क्या क्या झेलना पड़ा था। वुइंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा समझाता है, लेकिन वांग जी के दिल में अभी भी एक मलाल रह गया था, जिस गिल्ट में वो कभी कभी याद करता था और रो जाता था। वुइंग प्रेगनेंसी के कारण थोड़ा ज़्यादा नहीं झुक पाता है, लेकिन वो थोड़ा सा झुकता है और वांग जी को उठाकर अपने पास बैठा देता है और वांग जी की नेक को पकड़ के किस करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अपने हस्बैंड को कैसे काबू किया जा सकता है। इस दौरान जब वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो लैंड मेंशन वुइंग के साथ वापस आ जाएगा, तब उन दोनों ने फिर से मैरिज किया था। उन लोगों ने ज़्यादा बड़ी पार्टी तो नहीं रखा था, लेकिन चर्च में मैरिज करने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स और करीबी लोगों के लिए एक छोटा सा पार्टी रखा था। वहीं और वांग जी सोचता है कि उन दोनों को पहले से ही सब कुछ पता था। उन दोनों को पहले से ही पता था कि दोनों मार्ग थे, तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के स्टबर्ननेस के चलते एक दूसरे को हर्ट कर दिया। लेकिन अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। उस रात वुइंग और वांग जी को सपना आता है कि मून गॉडेस उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार रख देना। मेरे बच्चों, तुम दोनों के पास जो ट्विंस आने वाला है वो मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तुम्हारे शादी का गिफ्ट है। उसे मेरी तरफ से तोहफा समझ के बहुत अच्छे से बड़े करना और उसे सारी परवरिश देना। खुश रहना मेरे बच्चों। ये कह के मून गॉडेस वहाँ से वैनिश हो जाती है। वांग जी और वुइंग दोनों के उल्फ एक दूसरे की तरफ देखता है और स्माइल करता है। इसी के साथ ही फैन फिक्शन खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फैन फिक्शन अच्छा हो। आज की पार्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, सब कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ा है जिसमें से लिखा था कि वुइंग के पास जुबान नहीं है था क्या, वुइंग तो अपने लिए लड़ सकता था। किसी ने कमेंट किया था कि वांग जी तो वुइंग के बिना ही खुश था। जब तक उसे पता चला कि फे प्रेग्नेंट है, वो तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। उसे वुइंग के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी ने कहा था कि ऐसी कोई ड्रग्स नहीं होती कि जिसमें इंसान उस पर्टिकुलर इंसान के प्यार में पड़ जाए और उसकी सारी बातों को मानने लगे। तो किसी ने कहा था कि वांग जी को तो सज़ा मिलना ही चाहिए। तो पहली बात, वांग जी को तो सज़ा मिल गया था, भले ही फैन फिक्शन का हैप्पी एंडिंग हो गया है और वुइंग ने वांग जी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन अपने साथ नोटिस नहीं किया होगा कि वांग जी हर वक्त इसी गिल्ट में था कि उसने वुइंग के साथ क्या किया, अपने मदर फादर सबके साथ उसने गलत किया है। सेल्फ रियलाइजेशन और रिग्रेट ही सबसे बड़ी सज़ा होता है डियर। वांग जी अब पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में बिताने वाला है कि उसने वुइंग के साथ क्या किया है। वो वुइंग के साथ रहेगा, खुश रहेगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा, लेकिन उसके गिल्ट उसे धीरे धीरे खाता जाएगा। और आप लोगों को शायद नोटिस किया होगा कि मैंने जब वॉर की डिस्क्रिप्शन दिया था, तब मैंने ये कहा था कि वेन रोहन शैतान का पूजा करता था। आप लोग शायद उस वक्त नहीं समझे, क्योंकि वो वेन रोहन शैतान का पूजा करता था, तो वांग जी को जो दवा दिया जा रहा था वो शैतान के ब्लड से बना हुआ था, इसीलिए वो वांग जी पर तुरंत असर कर जाता था। भले ही शायद अब तक हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं गया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो अभी तक है ना। और जितना मुझे पता है कि हर रिलीजन में ऐसा कोई मंत्र तो ज़रूर होता होगा जिसे कि किसी को अपने बस में किया जाए। और फे ने सिर्फ वांग जी को ही ड्रग नहीं दिया था, उसने वुइंग को भी ड्रग दिया था, जिसके चलते फे तो वुइंग का भी दिमाग कंट्रोल कर रही थी ना। तीसरी बात था कि वुइंग के पास जुबान नहीं है क्या, तो इस बात के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वुइंग एक ऐसा लड़का था जिसने बचपन से ही अपना लाइफ अपनी तरह से जिया है। ना ही उसे किसी चीज़ की रोक टोक था और ना ही उसे किसी चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसे हर चीज़ मांगने से पहले ही मिल जाता था। उसके पास फ्रीडम की कोई कमी नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा था कि वुइंग बहुत ही सेंसिटिव पर्सन और इंट्रोवर्ट पर्सन था। सोचो कि आपकी शादी आपके पेरेंट्स ने किसी अनजान इंसान के साथ करवा दिया है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही आपको टाइम देता है और ना ही आपके साथ सीधे मुँह एक बात भी करता है। तो आप वुइंग के जगह अपने आप को रख के देखो कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन होके कैसे आप उस इंसान के ऊपर रौब झाड़ोगे और अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करोगे। अगर सामने वाला इंसान आपके ऊपर थोड़ा ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखाए तो ही आप उससे बात करने की हिम्मत दिखाओगे ना। और मैंने कहा कि वुइंग सेंसिटिव था, जिसका मतलब वुइंग के पेरेंट्स ने उसका शादी ज़बरदस्ती करवा दिया था, वुइंग के लाख मना करने के बावजूद। और अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हो तो आपको क्या ये नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपसे छुटकारा पाने के लिए किसी और के गले में ज़बरदस्ती आपको डाल दिया है। वो अपने पेरेंट्स को क्या बताता कि वांग जी उसे खुश नहीं रखता, उसके साथ बात नहीं करता,
लेकिन वो किस मुँह से बताता उसके पेरेंट्स को, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएगा तो उसके पेरेंट्स उसे ही गलत समझेंगे। और ये सच बात भी तो था ना, क्योंकि अगर विंग ऐसा कुछ बोलता तो सभी ये सोचते कि विंग ये शादी पहले से ही नहीं करना चाहता था। जब शादी हो गया है तो विंग वहाँ से बस आना चाहता है, वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ बहाना दिखा रहा है। इस वजह से विंग अपने पेरेंट्स से अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहता और जो होता है वो सहता चाहता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ था, क्योंकि उन्होंने उसे इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध दिया था बिना ये सोचे समझे कि क्या विंग उसके साथ खुश रहेगा या फिर नहीं। वही बात वांगजी की, तो वांगजी को अगर शायद थोड़ा सा टाइम दिया जाता तो वो भी धीरे धीरे विंग को एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि आखिरकार दोनों मेट थे और स्टोरी में भी तो दोनों को फाइनली एक साथ रहना ही पड़ा। फिर कुछ भी करके दोनों को एक साथ रहना ही पड़ता, चाहे वो आज हो या फिर कल। लेकिन उन दोनों के शादी कराने से पहले अगर वो लोग उन्हें थोड़ा सा टाइम देते, थोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने देते, एक दूसरे को समझने देते, तो क्या उन दोनों के लिए और भी अच्छा नहीं होता? क्या इसके बाद वजह भी उन दोनों का रिश्ता वैसा ही रहने वाला था जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है? किसी ने कमेंट किया है कि वांगजी को तो विंग को भूलने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो फे के साथ शादी भी करना चाहता था। और प्यार सबको बदल सकता है, तो फिर वांगजी को क्यों नहीं बदला? लेकिन सिस्टर आप ही सोचो, क्या उन दोनों को इतना सा वक्त दिया गया था कि दोनों एक दूसरे को समझे? प्यार तो आपके दोनों के बीच तब होगा ना जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानोगे, पहचानोगे, एक दूसरे के साथ अपने बातों को शेयर करोगे। लेकिन दोनों को तो एक साथ टाइम बिताने का ही मौका नहीं मिला, ना ही दोनों को हनीमून में भेजा गया और ना ही दोनों को कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए भेजा गया। अगर उस वक्त जल्दबाजी में दोनों की शादी ना कराकर कुछ दिन वेट करके फिर शादी कराते तो क्या उन दोनों के लिए ये बेटर नहीं होता? मेरा इस फैन फिक्शन बनाने के पीछे मकसद यही था कि प्लीज़ अगर कोई भी पेरेंट्स इस फैन फिक्शन को सुन रहे हो तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे का फोर्स मैरिज मत कराओ। अब कोई लोग मुझे बोलेंगे कि ये तो अरेंज मैरिज है, लेकिन यार अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज में अंतर होता है। अरेंज मैरिज वो होता है जब आप मैरिज के लिए प्रिपेयर रहते हो, आपके पास पहले से कोई पार्टनर नहीं होता और आप अपने फैमिली के भरोसे रहते हो कि आपका फैमिली आपके लिए बेस्ट चूज़ करेगा और आप उस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हो। लेकिन फोर्स मैरिज ऐसा नहीं है। फोर्स मैरिज वो है जब आप शादी नहीं करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपको किसी रिश्ते में बांध दे, तब ना ही आप उस रिश्ते को अपना पाते हो और ना ही उससे बाहर निकल सकते हो। आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आपको तो यही लगेगा कि वो लोग क्या ही समझेंगे। जब शादी कराने से पहले नहीं सोचा तो बाद में वो लोग क्या ही समझ लेंगे। लेकिन अरेंज मैरिज में आप लोगों को शादी के बाद धीरे धीरे प्यार हो जाता है, आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन फोर्स मैरिज में ना ही आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हो और ना ही आप खुलकर अपनी बातें किसी को बोल सकते हो। धीरे धीरे आप पूरे डिप्रेशन में चले जाते हो। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल सेम हुआ था। हालांकि मेरी मैरिज नहीं हुआ लेकिन होने वाली थी, और उस वक्त मेरी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे स्टेट थी कि ना ही मैं किसी को बता सकती थी और ना ही कोई मेरे ऊपर भरोसा कर रहा था। सभी को ये लग रहा था कि मैं बस इस रिश्ते से आज़ाद होने के लिए सब कुछ कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करना, इसलिए मैं सब कुछ झूठ बोल रही हूँ। सब मुझे यही समझते थे, जिसके चलते मेरी अपने लोगों के साथ मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी रहेगा। मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती थी कि फोर्स मैरिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप एक पेरेंट्स हो और अपने बच्चे का फोर्सफुली मैरिज करा रहे हो तो प्लीज़ दोबारा सोच लेना, क्योंकि अगर वहाँ जाके उस इंसान के साथ आपके बेटी को ही एडजस्ट करना होगा। अगर वही उस रिश्ते में खुश नहीं रहेगी तो आप पेरेंट्स होकर पूरी लाइफ एक गिल्ट में जियोगे कि आपने अपनी बच्ची की लाइफ बर्बाद कर दिया। अगर आपने उन्हें पढ़ने दिया होता, अगर आपने उन्हें कुछ करने की हिम्मत दी होती तो आज शायद उसे वो तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। मैं बस ये एक ही हिडन मैसेज देना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद दर्द भी हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने अपने आप को अपने आसपास के लोगों को तड़पते हुए देखा है सेम सिचुएशन में, इसलिए मैं इस चीज़ के बस सख्त खिलाफ हूँ। ये बात वांगजी और विंग की, तो भले ही दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा एक मलाल रहेगा कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते को ख़राब कर दिया और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई। अगर दोनों में से कोई भी एक ज़रा सा भी एफर्ट लगाता तो शायद आज उन लोगों का रिश्ता और भी ज़्यादा बेटर होता।